Hello everyone, welcome to my YouTube channel Understanding Chemistry. First of all, Happy New Year to everyone. I wish कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले और आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो वीडियोस देखिए। तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर हमारा ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल लाइगेंड के साथ में बॉन्डेड होता है। डाइनाइल लाइगेंड की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पे हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल के बारे में। साइक्लोपेंटाडाइनाइल की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास एक पेंटेन रिंग और दो डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप जो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मेनली कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप। तो जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो ऑर्गेनो ट्रांजिशन केमिस्ट्री या ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है इसका हमारी और जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। ये कारण क्या है कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है इसके ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हमें मिले हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है ना वो ट्रांजिशन मेटल के साथ में फ्रिमली बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है ये ट्रांजिशन मेटल के साथ फ्रिमली बॉन्ड हो जाता है। इसीलिए जो हमें ट्रांजिशन मेटल के साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप के साथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। और ये जो है हमारे जो ट्रांजिशन मेटल के साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट्स होते हैं उनसे होते हैं इनर्ट। कि जो हमारे साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है वो हमारे होते हैं इनर्ट। और इनर्ट किस से? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो दोनों टाइप के रिएजेंट्स हैं उन दोनों से ही वो इनर्ट होते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनते हैं और उनके ऊपर हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो हमारे मेनली साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ वो मेनली बिस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हम इनको बोल देंगे बिस ईटा 5 हेप्टिसिटी हो गई हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल की। हेप्टिसिटी का मतलब कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल के 5 कार्बन एटम्स मेटल के साथ में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे पास बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल और ये हो गया हमारा। कोई भी मेटल ले लेंगे यहाँ पे और ये फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स का। तो इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में दिखाना चाहें, एब्रीविएट करना चाहें तो ये हो गया हमारा मेटल। इसके साथ में ईटा 5 C5 H5 और बिस का मतलब हो गया हमारे पास 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स एक मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो हमारे साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी फॉर्मेशन होती है जब होती है रिएक्शन। किस किस की रिएक्शन हो साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन की अप्रोप्रिएट कोई भी डेरिवेटिव ले लेंगे ट्रांजिशन मेटल का। प्रिपरेशन कैसे होती है इनकी? प्रिपरेशन होती है इनकी कि हम ले लिया कोई भी एप्रोप्रिएट डेरिवेटिव ले लिया। एप्रोप्रिएट डेरिवेटिव हम किसका लेंगे? एप्रोप्रिएट डेरिवेटिव हम लेंगे ट्रांजिशन मेटल्स का।
और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन के साथ में। तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन के साथ में जब रिएक्शन करेंगे तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी ट्रांजिशन मेटल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स की। जैसे हम एग्जांपल्स देखें साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप का ट्रांजिशन मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स का, तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं फेरोसिन का। फेरोसिन के अंदर क्या होता है हमारा, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप की आयरन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उसको हम फेरोसिन बोलते हैं। तो 𝜂5C5H5 ये हमेशा बिस फॉर्म में होगा, तो 2Fe ये होगा हमारे पास फेरोसिन। ऐसे ही हम कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कोबाल्टोसिन, या फिर निकल का लेंगे तो उसको बोलेंगे निकलोसिन। और इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोबाल्ट का हो गया 𝜂5C5H5 निकल का हो गया 𝜂5C5H5 तो ऐसे हम इंसाइक्लोपेंटाडाइनाइल के जो ट्रांजिशन मेटल्स, डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनके साथ में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको शो कर सकते हैं। अब जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है, ये हमने देखा कि ये हमारा होता है C5H5। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप को हम C5H5 ना लिख के कई जगह पे CP से भी एब्रीवेट कर देते हैं। CP मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये C5H5 है। और अगर इसके साथ में हमारे C5 के साथ में अगर 5 मिथाइल ग्रुप एडिड है हाइड्रोजन की जगह पे, तो उसको हम CP स्टार से डेनोट कर सकते हैं कि हमारे 5 हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन एटम्स की जगह 5 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो उसको हम CP स्टार बोल सकते हैं। और जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे इसके ऊपर मिथाइल ना हो के इथाइल हो, प्रोपाइल हो, या फिर और कोई सब्स्टिट्यूशन हो, तो उन चीजों को हम CP', CP', इन सब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेटलोसिन फेरोसिन की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो फेरोसिन के अंदर क्या होता है हमारा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेटलोसिन है। फेरोसिन हाईली स्टेबल होता है हमारे पास। हाईली स्टेबल होने का मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइलिक जो रिएजेंट्स है उनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता, और इसकी जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है ना वो भी बहुत हाई होता है। तो ये हम डिकम्पोज होता है, अगर हम फेरोसिन को डिकम्पोज करने लगेंगे तो इसको हमें 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब फेरोसिन का डिकम्पोजिशन होगा। और अगर हम फेरोसिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो फेरोसिन के अंदर जो है वो सैंडविच्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। सैंडविच्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारा आयरन एटम 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के बीच में सैंडविच की फॉर्मेशन करता है। मतलब जैसे हम सैंडविच में देखते हैं कि 2 ब्रेड आइटम्स के बीच में हम कुकुम्बर, टोमेटो वगैरह लगाते हैं, वैसे ही हमारा फेरोसिन में भी 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स के बीच में हमारा आयरन प्रेजेंट होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर अगर इसकी रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो गया हमारा आयरन, एक ये हो गई हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग तो ये हो गई, और दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ये हो गई, और आयरन इनके बीच में प्रेजेंट है। जैसे 2 ब्रेड्स के बीच में हम ऑनियन, टोमेटो, कुकुम्बर वगैरह लगा देते हैं, वैसे इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर को सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो इसकी सैंडविच स्ट्रक्चर है ये प्रपोज की थी विल्किंसन एंड फिशर। इन दोनों ने इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग काम किया था, और इन्होंने फिर 1954 में इसकी सैंडविच स्ट्रक्चर प्रपोज की थी, वर्कआउट की थी इन दोनों के द्वारा। अब जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप की बात करें हम, तो जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है, हमने पढ़ा कि ये 𝜂5 हैप्टिसिटी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग 𝜂5 के साथ साथ ये मोनोहेप्टो मतलब हैप्टिसिटी 1
ट्राई हेप्टो मतलब हेप्टिसिटी 3 या फिर पेंटाहेप्टा, तीनों की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो लाइगेंड है ये हमारा ईटा 1, ईटा 3 एंड ईटा 5 तीनों तरीके से एक्ट कर सकता है, तीनों टाइप के लाइगेंड्स के रूप में वर्क कर सकता है ये। अब अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया एक टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, तो ये हमारा टाइटेनियम C5H5 4 है इसके साथ में, मतलब यहाँ पे 4 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो दो तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होगी वो तो ईटा 1 हैप्टिसिटी शो कर रही है, और जो 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है वो दोनों हमारे पास ईटा 5 हैप्टिसिटी शो कर रही है। कैसे हम दिखाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, जैसे इसके अंदर हमारे पास एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो जो हमारी ये दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ये तो हमारी ईटा 5 हैप्टिसिटी शो कर रही है। ईटा 5 का मतलब ये जो हमारा टाइटेनियम मेटल है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के 5 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है और इक्वी डिस्टेंस है 5 कार्बन एटम से, मतलब इस रिंग के जो 5 कार्बन एटम है उनसे भी टाइटेनियम की डिस्टेंस सेम है और इस रिंग के भी। जबकि ये जो 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है इनके साथ में टाइटेनियम शो कर रहा है हमारी ईटा 1 हैप्टिसिटी, मतलब इसके अंदर हमारा टाइटेनियम सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ में बॉन्डेड है। तो इसका जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं स्ट्रक्चर, वो हम ऐसे लिखेंगे टाइटेनियम ईटा 1 C5H5, दो तो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ईटा 5 है, ईटा 1 है, और 2 जो हैं वो हमारी ईटा 5 है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे टाइटेनियम का TI ईटा 1 C5H5 2 एंड ईटा 5 C5H5 2। हैप्टिसिटी के साथ हम तो चारों साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग को 2-2 करके अलग अलग लिखेंगे, जिनकी हैप्टिसिटी सेम है उनको साथ में लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि ये ईटा 3 हैप्टिसिटी शो करता है, उसका एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं टंगस्टन का एग्जाम्पल। हमारा टंगस्टन है, इसके साथ में 2 कार्बोनाइल लाइगेंड्स बॉन्डेड है और 2 है हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग। तो एक तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ईटा 5 हैप्टिसिटी शो करती है, और जो दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है इसको हम देख लेते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, जो कि हमारे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हो गए, मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है। और ये जो 3 कार्बन है ना टंगस्टन, ये हमारा टंगस्टन इन तीनों के साथ में बॉन्डेड है, जबकि ये 2 कार्बन है ये टंगस्टन के साथ में बॉन्डिंग शो नहीं कर रही। तो ये वाले जो हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ये ईटा 3 है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे W, 2 कार्बोनाइल लाइगेंड, एक हमारा ईटा 5 C5H5 और एक हो गया हमारा ईटा 3 C5H5। मतलब हमारे पास एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ईटा 5 हैप्टिसिटी वाली है, दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ईटा 3 हैप्टिसिटी वाली है। और जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है ना ये मतलब मेटल के साथ में और अनदर वेज में भी बॉन्डिंग शो कर सकता है। जैसे हमने बात किया अभी, ये तो हैप्टिसिटी के बेस पे कि मोनोहेप्टो है, ट्राईहेप्टो है या पेंटाहेप्टो है, पर कुछ केसेस में हम ऐसा भी देखते हैं कि जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो मेटल के साथ अनदर वेज में जैसे ब्रिजिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम देखते हैं ब्रिजिंग की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा। तो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग हो गई है हमारी एक, हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, और ये हो गए हमारे 2 मेटल एटम्स। तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ये इन दोनों मेटल एटम्स के बीच में काम कर रही है, हमारे पास किसका, ब्रिज का काम कर रही है। म्यू मतलब ब्रिजिंग स्ट्रक्चर को शो करता है। और जो ये तो हमारे मेटल्स हैं ये दोनों के साथ में ही इसकी हैप्टिसिटी ईटा 5 है। जबकि अगर हम ये केस देखें कि एक और टाइप से देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रिज के रूप में तो एक्ट करेगा, ये तो गया एक मेटल एटम और ये हो गया दूसरा मेटल एटम। तो इस केस में इस मेटल एटम के साथ में तो ये ईटा 5 हैप्टिसिटी शो कर रहा है, जबकि इस वाले मेटल एटम के साथ ईटा 1 हैप्टिसिटी शो कर रहा है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग मेटल के साथ में ब्रिज की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। इसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम म्यू लिख के ईटा 1 ईटा 5, यहाँ पे होगी C5H4, ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको। पर इन सब में से जो कॉमन मोड है अटैचमेंट का वो पढ़ते हैं हम ईटा 5 मोड। जो ईटा 5 हैप्टिसिटी शो करते हैं हमारे साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, वो जो ईटा 5 वाला मोड है उनका वो कॉमन मोड है इन साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स का बॉन्डिंग करने का। अब हम देखते हैं कि इन मेटलोसिन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो जो हमारा
मेटलोसिन हमने बात की, मेनली फेरोसिन वगैरह। तो इनकी हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला मेटलोसिन जो था वो कैसे और कब प्रिपेयर हुआ था। तो जो फर्स्ट मेटलोसिन था ना, ये एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था। मतलब हमारी केमिस्ट्री में क्या चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें हम बना कुछ हो रहे होते हैं और हमारे पास बन कुछ और जाता है। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि तो ये मेटलोसिन से ये भी ऐसे ही किसी एक्सीडेंट से बन गए थे कि ट्राई कुछ और बनाने का कर रहे थे पर बन गए हमारे पास मेटलोसिन। तो ये हमारे पास एक्सीडेंटली बन गए थे जे किले एंड पीएल पाउसन के द्वारा। कौन कौन थे साइंटिस्ट? जे किले एंड जो पीएल पाउसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया था, कर दिया था 1951 में। और ये बनाने की कोशिश क्या कर रहे थे कि ये तो हमने बोला कि हमारा मेटलोसिन तो एक्सीडेंटली बन गया बस, तो ये बनाना चाह रहे थे फुलवलिन। और इस फुलवलिन को ये बना कैसे रहे थे? तो ये क्या करवा रहे थे? ये ऑक्सीडाइज करवा रहे थे। किस चीज का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे? साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। मतलब ये हमारे पास क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता होता है RMgX। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, Mg मैग्नीशियम हो गया और हमारे पास X मतलब हैलाइड, तो यहाँ पे हेलोजन है हमारा ब्रोमीन। तो ये ले रहे थे ये लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका करा रहे थे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके साथ करा रहे थे? ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहे थे आयरन 3 क्लोराइड के साथ में इसका ऑक्सीडेशन करा रहे थे और इनका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये बनाना क्या चाहते थे? इनको चाहिए थी फुलवलिन, पर ये ऑक्सीडेशन होके इनको फुलवलिन ना मिलने की बजाय इनको ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स मिल गए। फुलवलिन तो मिला नहीं, इनको क्या मिला? ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स मिल गए, ऑरेंज क्रिस्टल्स। अब ये ऑरेंज क्रिस्टल्स थे, इनके अंदर था क्या? इनके अंदर हमें मिला आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन्होंने लिया था आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्रोडक्ट में हमें मिला आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जब इन्होंने स्टडी किया तो इसका केमिकल फॉर्मूला था C4H10Fe, C10H10Fe। ये मिला था इन्हें प्रोडक्ट, फुलवलिन ना मिलने की बजाय। अब इस जो ये इनके काम इतना ही था, इनको फुलवलिन की जगह पे जब इन्होंने साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन आयरन 3 क्लोराइड के साथ में कराई, तो इन्हें फुलवलिन चाहिए था। बट फुलवलिन ना मिलके इन्हें मिली ऑरेंज कलर की क्रिस्टल्स जिसके अंदर आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और उसका फॉर्मूला था C10H10Fe। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको नाम दिया फेरोसिन, वो थे MC विटिग। तो फिर MC विटिग ने इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया था फेरोसिन। तो ऐसे इन कॉम्प्लेक्सेस की हो गई, मतलब ऐसे ही इन कॉम्प्लेक्सेस की डिस्कवरी हुई। अब हम देख लेते हैं इनकी डिस्कवरी के टाइम पे रिएक्शंस क्या क्या हुई थी। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था ना, हमने बोला कि पहले आयरन लिया था 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और हमें प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिला। मतलब यहाँ पे आयरन का हो रहा है हमारे पास रिडक्शन। तो जो आयरन है वो रिड्यूस होने के बाद हमें बना रहा है फेरोसिन। जैसे हमने इन्होंने क्या किया था, जे किली एंड पीएल पाउसन ने क्या लिया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया था, ये MgBr वाला। इसकी रिएक्शन कराई इन्होंने Fe3 पॉजिटिव के साथ में और इनको चाहिए था फुलवलिन। फुलवलिन क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये होता है हमारे पास फुलवलिन, पर इस रिएक्शन के बाद इनको फुलवलिन नहीं मिला। इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या? जो हमारा Fe3 पॉजिटिव है ये C5H5MgBr जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके साथ में रिएक्शन करके पहले तो इसका हुआ रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फिर से इसकी दोबारा रिएक्शन हुई C5H5MgBr के साथ में और यहाँ पे हमें आयरन का
ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स मिल गया, जिसको हम फेरोसिन बोलते हैं। तो ऐसे जो हमारे मेटलोसिन्स है ना, वो एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुए थे, उनके लिए कोई सोची समझी स्टडी करके उनको प्रिपेयर नहीं किया गया था। फिर हम उसके बाद, ये तो थी स्टार्टिंग डिस्कवरी की, स्टार्टिंग में कैसे हुआ था। उसके बाद हम इसकी आगे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर फेरोसिन, मेनली जो मेटलोसिन है ना, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फेरोसिन ही है। तो इसको लेके ही आगे हम बात करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर इसमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एमओटी के बेसिस के ऊपर, वो सब हम देखेंगे। थैंक यू।